मंगल को पढ़ना है ना? क्या बात कर रही है? क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बताओ सूर्य की दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा नंबर पर आता है? चौथा। मतलब मान लेते हैं ये क्या है? पहला कौन सा है? दूसरा, उसके बाद ठीक ये मंगल। ठीक, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? और लाल ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये चौथा नंबर कर रहा है। इसे हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगले समस्या इसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधे से अधिक है। मतलब समझे? इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से अधिक है। मतलब मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कौन सी कहलाएगी? ये ना, हाँ, बीचों बीच से लेके कहाँ तक? परिधि तक। मान लेते ये आधा है पृथ्वी का, ये जो त्रिज्या है उसकी आधी है। ठीक है, तो इसके आधे से अधिक मतलब लगभग यहाँ तक इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या मंगल की, समझ गया ना? मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधे से अधिक है। लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/9 गुना। मतलब समझे? 1/9 गुना का मतलब है, मान लेते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कितना? पृथ्वी का द्रव्यमान 90 किलोग्राम। ठीक है, इसका 1/9 कितना हो जाएगा? 9 भाग का 1 भाग कितना हो जाएगा? 10। हाँ, 10 ऐसे निकाल 1/9। तो 9/90 बराबर 10 किलोग्राम। तो जो मंगल की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान कैसा है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसको लाल ग्रह भी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूरी के क्रम में हाँ चौथा नंबर पर है। सूर्य से पृथ्वी से आसानी से मतलब अधिकांश दिनों में देखा जा सकता है। द्रव्यमान कैसा है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना। ठीक है, समझ गए ना? और त्रिज्या कैसी है? पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से अधिक है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति की पुष्टि के प्रमाण नहीं मिले। मतलब अभी तक इसमें ना तो जल मिला है, जल मतलब पानी मिला है, और न ही यहाँ पर जीवन का कोई प्रमाण मिला है। लेकिन जो वैज्ञानिक है यहाँ पर क्या खोज रहे हैं? जीवन की तलाश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कई प्रकार के क्या भेजे जा रहे हैं? हाँ, कई प्रकार के रोबोट भेजे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के
किसके द्वारा? उपग्रहों के द्वारा, ठीक है। और वहां पर पानी की तलाश या फिर किसी जीवन की तलाश की जा रही है। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। रोबोट असली में नहीं समझो, रोबोट असली में होता है। रोबोट ना, हाँ रोबोट बनाया जाता है। अभी भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रोबोट क्या करते हैं पता है? होटल में सर्व करते हैं, खाना परोसते हैं। कई जगह पर रोबोट इस प्रकार के कंप्यूटर वाले काम करते हैं। मतलब कुछ देश जो विकसित है जैसे कि अमेरिका है ना, तो यहाँ पर ना रोबोट किस प्रकार के कार्य करते हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसके अनुसार कार्य करते हैं। अब तो ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जिसमें स्वयं सोचने की क्षमता हो, इंसान की तरह सोच भी सकता हो, ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके दो उपग्रह हैं। पांचवा क्या है? इसके दो क्या है? उपग्रह। और उपग्रह किसे बोलते हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मान लो ये जो है मंगल है, इसके चारों तरफ ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ये क्या है? दोनों मंगल के क्या है? उपग्रह है। समझ गए? आगे है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्या है? बृहस्पति। अंग्रेजी में क्या बोलते थे? जुपिटर। जुपिटर ना, चलो बताओ एक सबसे क्या है बड़ा ग्रह? इसका सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का ना, और पृथ्वी से पांचवा। हाँ सूर्य से नहीं, सूर्य से पांचवें क्रम में। सूर्य से पांचवें नंबर पर, ठीक है। और कुछ इसको विशेषता बता सकते हो? इसका जो द्रव्यमान है शेष सभी ग्रहों के द्रव्यमान से अधिक है। मतलब समझे, मान लेते हैं जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उसमें एक जुपिटर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। और बाकी कितने बचे? 7। ये 7 ग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ोगे तो जितना आएगा, मान लो आता है 1 लाख ग्राम, मान लेते हैं ना एग्जाम्पल के लिए, तो इन 7 के योग से भी ये बड़ा है। उतना बड़ा ग्रह? हाँ उतना बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का, ठीक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरी को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। मतलब मान लेते हैं ये सूर्य है, ये सन है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है। तो इसकी और इसके बीच की दूरी का सीधा मापता है ना, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ये बता दिया, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की दूरी, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ोगे ना तो जितना होगा उससे भी अधिक है, ठीक है। समझ गए? जी। तो शनि और अरुण को चक्कर लगाने में ज्यादा दूर लगता होगा। हाँ क्योंकि वो सबसे दूर है तो उनको चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है, और जो ग्रह सूर्य के पास है उनको चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली उष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है। कम है मतलब मान लेते हैं ये क्या है? बुध है, शुक्र है, ये क्या है? पृथ्वी है, ये क्या है? मंगल। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश आएगा ना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी मात्रा कम हो जाती है। इतना पृथ्वी और शुक्र को मिलता है, उससे कम प्रकाश किसको मिलता है? बृहस्पति को मिलता है। कभी कभी मंगल ग्रह में बाकी ग्रहों की अपेक्षा अधिक चमकीला दिखाई देता है, कभी कभी अधिक चमकीला। क्यों पता है?
इसमें भी इसके वायुमंडल में घने बादल पाए जाते हैं और ये बादल क्या करते हैं, अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं या टकरा कर वापस भेज देते हैं, जिसके कारण ये अधिक चमकीले दिखाई देते हैं। मतलब ये ग्रह अधिक चमकीला दिखाई देता है। बृहस्पति के 28 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये कभी कभार क्या होता है, कभी कभी चमकीला नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कितने उपग्रह हैं? 28 उपग्रह। उपग्रह समझ रहे हो ना जी। हाँ, जो बृहस्पति का हाँ, चूंकि ये सबसे बड़ा है इसीलिए इसके 28 उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह। ठीक है, अगला शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में यह कौन से नंबर पर है? शनि। क्या? शनि ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर। अगला क्या है? शनि या सैटर्न। अंग्रेजी में देखते थे होगा साथ में। सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान। 6वें स्थान। अब सोचो किसको ज्यादा समय लगता होगा चक्कर लगाने में कि बुध को? ज्यादा समय किसको लगता होगा? शनि को, क्योंकि ये ज्यादा दूर है। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग 2 गुनी है। बृहस्पति जितना दूर है उससे डबल दूरी पर सूर्य से ये स्थित है। मान लो सूर्य और बृहस्पति की दूरी 100 किलोमीटर है तो इसकी दूरी 200 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है। मतलब इसका भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान समझा दिया था ना, और इसका जो संरचना है किसके समान है? बृहस्पति के समान है। द्रव्यमान और भार मैंने बता दिया था, अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। अब बताओ बृहस्पति की तुलना में ठंडा क्यों है? क्योंकि बृहस्पति को ज्यादा प्रकाश नहीं होता है तो इसको ज्यादा हाँ, क्योंकि ज्यादा दूर में है और ज्यादा दूर में होने के कारण सूर्य का प्रकाश में कम पहुंचता है और जहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा वहाँ गर्मी कम होगी और ठंड ज्यादा रहेगा। इसलिए ये बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण ये अधिक सुंदर दिखाई देता है। मान लेते हैं ये शनि है, इसके चारों तरफ ना क्या दिखाई देता है पता है? 3 वलय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मान लेते हैं ये है, इसके चारों तरफ 3 वलय दिखाई देता है। वलय मतलब जानते हो? वलय मतलब घेरा जी। और घेरा किसका घेरा भाई? किसका घेरा? धूल मिट्टी का एक घेरा पाया जाता है जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये इसमें चारों तरफ वलय पाया जाता है जो अधिक चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तेज चमकता है। ये वलय जो यूं चमकते हैं। तो सोचो गोल घेरा है, उसके चारों तरफ और नहीं जैसे बने हुए हैं 3 को, सब चमकीले दिख रहे हैं, कितना सुंदर दिखाई देता है। इसीलिए ये वलय की तरह अधिक सुंदर दिखाई देता है। केवल इन वलयों को केवल दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हैं। समझ गए? इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, अगर दूरबीन की सहायता से देखेंगे तभी ये हमें दिखाई देंगे। शनि के 11 उपग्रहों की संख्या कितनी है? 30 उपग्रह है। 30 उपग्रह इसके 30 उपग्रह है। जो 30 उपग्रह है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगला है अरुण, यही तो क्या बगल में क्या बोलते हैं इसको? यूरेनस। ठीक है, दूरबीन की सहायता से खोला गया पहला ग्रह है। इसको दूरबीन की सहायता से सबसे पहले खोला गया है। दूरबीन की सहायता से, हाँ दूरबीन की सहायता से होगी ना, मतलब कहने का मतलब बाकी ग्रहों की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसकी खोज कब हुई?
जब दूरबीन बना और दूरबीन की सहायता से वैज्ञानिकों ने ऊपर अंतरिक्ष में देखा तो ये सबसे पहले इसको खोजा गया। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी का लगभग दोगुना है। मतलब मान लो सूर्य जो है, सूर्य से शनि की दूरी 200 किलोमीटर है, तो सूर्य से अरुण की दूरी 400 किलोमीटर है लगभग, उससे डबल दूरी पर ये स्थित है। और अरुण की जो उपग्रह है इसकी संख्या कितना है? 21 उपग्रह है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रह जो है ठंडे होते जाएंगे, क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में मिलेगा। समझ गए? हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूरा अंधेरा भी रहेगा ज्यादा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा तो अंधेरा रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, अगर पृथ्वी पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अगर केवल एक दिन के लिए यहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी ना है, बिल्कुल जीरो, तो ये भी पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है सर, जब बादल होता है तो बादल सूर्य के प्रकाश को बादल के सूर्य प्रकाश को रोकता है, लेकिन पूरा नहीं रोकते। ठीक है, पूरा रोकेंगे तो सगरे भी क्या दिखाई देगा? अंधेरा। ठीक है, अगला है वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण जो है 8वें नंबर पर है। कहाँ लिखूंगे? क्या दूरी आएगा? यहाँ लिखूं? क्या है वरुण? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हाँ, नेपच्यून। ये जो है सबसे आखिरी नंबर पे आने वाला ग्रह है। अब चूंकि सबसे आखिरी में आने वाला ग्रह है, इसलिए यह सबसे ज्यादा कैसा होगा? ठंडा। और इसके उपग्रहों की संख्या है 8 उपग्रह। ठीक, तो अगर सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है? वरुण। ठीक है, अब ये बता चुका हूं कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों अलग कर दिया गया। बताया था 3 कारण। एक तो वह सूर्य का चक्कर लगाते समय इसके मार्ग से होकर गुजरता था, अरुण के मार्ग से होकर गुजरता था, सॉरी वरुण के मार्ग से है ना, नेपच्यून। हाँ, वरुण के ग्रह से वरुण के मार्ग से होकर गुजरता था। दूसरा, उसका द्रव्यमान इतना नहीं था कि वो पर्याप्त आकार का गोल था, मतलब पर्याप्त गोलाकार नहीं है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या था? हाँ, उसका परिक्रमा तल है वो शेष ग्रहों की तुलना में 17 डिग्री नीचे। ठीक, ये बता देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं ग्रहिकाएं। ग्रहिकाएं जिसको अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अगला है ग्रहिकाएं, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स। अभी ऐसा हम पढ़े हैं, ये अपना सूर्य है, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये चारों, ये आठों इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है अपना? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब एक चीज ध्यान देना, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये देखो, ये यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं सब तरह से, और ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में यहाँ कई छोटे छोटे पिंड ना सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं इनके बीचों में। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को बोलते हैं ग्रहिकाएं या एस्टेरॉइड। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन खास कर। एक ग्रहिकाएं या एस्टेरॉइड किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रहिकाएं कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रहिकाएं किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में घूमते हैं? तो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में ये घूमते हैं। ठीक, क्लियर है? अगला है धूमकेतु। धूमकेतु किसे बोलते हैं अंग्रेजी में? पढ़ करके बताओ जरा।
हाँ, धूमकेतु क्या हम पढ़ेंगे कि धूमकेतु किसे कहते हैं। ये भी एक प्रकार के ठोस पिंड है। पिंड मतलब चट्टान के टुकड़े भी, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार के चट्टान के टुकड़े हैं। अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड है। खगोलीय किसको बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में पाया जाता है। पिंड मतलब ठोस पत्थर की तरह आकृति का, उसका आकार कैसा भी हो सकता है, लेकिन कैसा होगा वो ठोस। तो ये भी एक क्या है, खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमा मतलब चारों तरफ घूमना। ये भी सूर्य की चारों तरफ घूमते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के एकदम पास हो, ठीक है। सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम इन्हें कब देख सकते हैं, जब सूर्य के पास हो। अगर सूर्य के पास हो तभी चमकेंगे, और चमकेंगे तो हमें दिखाई देंगे। इनकी विशेषता क्या है, इनमें एक ऐसा ठोस क्या पाया जाता है, शीर्ष पाया जाता है, और ऐसा पूंछ पाया जाता है। देखो अब ये बनता कैसे है, मान लो कोई आग का गोला जल रहा है, तो उसको ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे पीछे की तरफ आता है ना, देखे हो देखे हो ना। मतलब अगर जलते हुए गोले को फेंकोगे ऐसा करके, तो ये शीर्ष आगे बढ़ जाएगा, और इस पर जलता हुआ लव है या जो प्रकाश है या क्या बोलते हैं आग का जो लव है, वो पीछे की तरफ ऐसे बनेगा ना। तो वही चीज का क्या है, ये पूंछ है, और ये क्या है, सिर है, या फिर शीर्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चमकता हुआ दिखाई देता है, समझ लिया ना। धूमकेतु की जो पूंछ है सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। मान इधर सूर्य है तो इसकी पूंछ इधर होती है, मतलब हमेशा जो है इसकी पूंछ जो है सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई देती है। और ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो हमें भी यहाँ से कभी कभार दिखाई देते हैं, और एक निश्चित समय में हमें ये दिखाई देते हैं। मान लो 5 वर्ष में, 10 वर्ष में या 11 वर्ष में एक बार दिखाई देंगे, क्योंकि जब चक्कर लगाएंगे तो पृथ्वी के सामने से होकर गुजरेंगे ना, तो एक बार दिखाई देते हैं। और चक्कर लगाने से तो काफी समय लग जाता है, इसीलिए काफी समय बाद दिखाई देते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, हेली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। मान लो आज दिखाई दिया है तो फिर अगले 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, ठीक है। ये 1986 में देखा गया था। अब बताओ ये 1986 में एक बार दिखाई दिया था, तो फिर कब दिखाई देगा, कितने साल बाद, 76 साल बाद। 6 से 12 का 2 हासिल आया 1, 8 8 16 का 6 हासिल आया 1, 9 1 10 का 0 हासिल आया 1। 2062 में फिर से दिखाई देगा अगर रहेंगे तो, ठीक है। ये जो हेली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, और ये 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार दिखाई देगा 2062, ठीक है। अगला है उल्काएं एवं उनका पिंड। वही है जो तुम लोग क्या बोलते हो, टूटता हुआ तारा, मानते हो, देखते नहीं मानते, एक बार देखे हो ना, और कई बार देखते होगे, तुमको मतलब ये आइडिया नहीं होगा कि वास्तव में क्या है धूमकेतु या उल्काएं। उनका पिंड गिरता है तो बता दो, एग्जाम्पल बता दो, तो ये समझ लेते हैं कि उनका पिंड है क्या, ठीक है। देखो अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकीली धारी दिखाई दी। चमकीली धारी मतलब ऐसे चमकता हुआ रेखा समझ लेते एक साथ, ठीक है। चमकती हुई धारी दिखाई देगी। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं, कहते हो ना। अभी जब बोले थे कुछ समय पहले, 2 दिन पहले साथ क्लास दे रहा था, तो टूटा हुआ तारा करके, यही है क्या है, उल्का और उल्का पिंड है। वास्तव में ये तारे नहीं है, ये क्या है, उल्काएं हैं। ये एक छोटा आकाशीय पिंड होता है। आकाशीय पिंड समझ गया, खगोलीय पिंड जो अंतरिक्ष में चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का। तो जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और कभी कभार उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से हटकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, प्रत्येक ग्रह जो है ना वो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है, और जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम रही है, ठीक है। तो
जब ये सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है, तो पृथ्वी से अपनी तरफ खींच लेती है। और जब पृथ्वी से अपनी तरफ खींच लेती है तो बहुत तेजी से कहां पर आते हैं, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर मतलब जमीन में। तो अब जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु का घर्षण होता है, घर्षण मतलब वायु से घिसते हैं, तो वायु से घिसते हैं तो इनका जो बाहरी एरिया है वो एकदम गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि जलने लगता है प्रकाश की तरह। ठीक है, और ऐसे है, और जब नीचे आते तो ऐसे दिखता है। हाँ, ऐसे दिखता है जैसे बुक में दिख रहा है। तो मान लो बहुत बड़ा आकार का है तो होता क्या है, आते 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 तो नहीं जल पाता, आधा जलता है आधा नहीं जल पाता, और कहाँ पर गिर जाता है, पृथ्वी पर, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन मान लो उसका आकार छोटा है और आते आते और रास्ते में ही जलकर खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं उल्का। जो जलकर खत्म हो जाते हैं रास्ते में उसको बोलते हैं उल्का, और जो क्या होते हैं, हाँ, नहीं जल पाते और जो पृथ्वी पर आके गिरते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे हैं। महाराष्ट्र में एक झील है, इसको बोलते हैं लोनार झील। ये ऐसे ही बना था, जब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आके गिरा था वहां पर, इतना बड़ा झील बन गया था कि उसका गहराई ज्यादा था और उसमें पानी एकत्र हो गया और वह झील के रूप में विद्यमान है। मतलब बहुत बड़े बड़े आकार के क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। अगर बहुत बड़ा आकार का उल्का पिंड गिर भी जाए तो हो सकता है पृथ्वी पर नष्ट हो सकती है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि अब डायनासोर थे उस समय जो पृथ्वी पर कई सारे उल्का पिंड गिरे थे और जिनकी वजह से क्या हो गया था, सारे डायनासोर खत्म हो गए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वो ऐसे ही बना है। कोई उल्का पिंड बहुत बड़ा आकर गिरा था और बहुत बड़ा क्या हो गया था, गड्ढा हो गया था, तो पानी बन गया और वह झील के रूप में विद्यमान है। इतना क्लियर है। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आया। सर, इसको पूछिए ना प्रश्न।